चलिए आज हम लोग HC वर्मा के चैप्टर 29 का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 1 फिर ऑब्जेक्टिव 2 देखेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई है किसी रीजन में, इस तरीके से है। इसमें 3 पॉइंट मेंशन है, पॉइंट ए, पॉइंट सी और ये पॉइंट बी। ए बी सी 3 पॉइंट है हमारे पास। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का रिलेशन, ऑप्शन दिया हुआ है उसमें। क्लियरली हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी से। और पॉइंट ए और पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी लगभग हमें बराबर दिख रही है डायग्राम से, और पॉइंट बी के अगल बगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो कम है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं ए और सी, इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है, और वो पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? काफी आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन अ सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेज। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें चार्जेज का ना नेचर नहीं दिया हुआ है, चार्जेज का आप क्लियरली देख लीजिए, नेचर नहीं दिया हुआ है। तो हमें फॉर्मूला पता है, अगर दो चार्ज पार्टिकल एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, लेट्स इसको Q1 बोल दे रहा हूं और ये Q2। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ पर चूंकि चार्जेज नहीं दिए गए हैं, हम लोग सारा सिचुएशन देख लेते हैं क्या होने वाला है। अगर Q1 Q2 सेम नेचर के होंगे, मतलब Q1 Q2 अगर पॉजिटिव हुआ, मल्टीप्लीकेशन का मतलब Q1 पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, उस केस में आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, K Q1 Q2 बाई R। और ये टर्म पॉजिटिव होगा, और यहाँ क्लियरली हम लोग देख सकते हैं आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये रेशियो क्या होगा, घटेगा। पॉजिटिव में जो कम होता है वही कम होता है, तो आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर इनके नेचर अपोजिट होंगे, मान लीजिए Q1 पॉजिटिव, अच्छा ये निगेटिव पे भी चलेगा, Q1 अगर निगेटिव होता और Q2 भी निगेटिव होता, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते, K Q1 Q2। आप देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव ही आता, -Q1 ये -Q2, तो भी वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव ही आ जाती, K Q1 Q2 बाई R। और इस केस में भी क्या होने वाला था, R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो U की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। लेकिन अगर इनका नेचर अपोजिट हो दोनों का, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, आप क्लियरली देखिए, अगर Q1 मान लीजिए पॉजिटिव है और Q2 निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, K Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई R, यानी कि -K Q1 Q2 बाई R। दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो दोनों चार्ज पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। और क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर R की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे, दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ाएंगे, तो ये वाला मैग्नीट्यूड तो कम होगा, लेकिन इसमें निगेटिव लगा हुआ है, तो निगेटिव में छोटा होते जाता है वो टर्म क्या होता है, बड़ा होता है एक्चुअली। तो आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर चार्जेज का नेचर मेंशन नहीं है तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज थे तो सेपरेशन बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू घट रही है, और दोनों अगर अपोजिट नेचर के चार्जेज होंगे तो सेपरेशन बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। कोई डाउट इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, समझ में आ रहा है ना? मेंशन अगर किया गया होता चार्ज का कि ये Q1 पॉजिटिव है Q2 पॉजिटिव निगेटिव है, तब हम लोग बिल्कुल आसानी से करते। अभी कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन। ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन भी जल्दी से। तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को, हमें पता है अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल भी है, वहां पर कोई क्यू चार्ज रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, क्यू इंटू भी। पोटेंशियल एनर्जी का यही हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट को, मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी,
ए का पोटेंशियल कम है और बी का पोटेंशियल क्या है, ए का पोटेंशियल कम है, बी का पोटेंशियल ज्यादा है। तो किसी क्यू चार्ज को यहाँ पर रखेंगे तो पॉइंट ए पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू इंटू वी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। और जब इस क्यू को बी पॉइंट पे लेके चले आएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्यू इंटू वी। और क्लियरली आप देख लीजिए ये टर्म पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है, सॉरी, तो क्यू पॉजिटिव है तो क्या होने वाला है, आप हमेशा देख सकते हैं ये लो पोटेंशियल रीजन है हमारे पास, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और हाई पोटेंशियल रीजन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज होगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए, पहला ही ऑप्शन है, इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेज आर केप्ट एट पॉइंट ए एंड बी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the points between A and B, excluding these points, is studied while moving from A to B. ऑप्शन दिया हुआ है, the potential continuously increases, continuously decreases, increases then decreases, decreases then increases। ये ऑप्शन है आपको। ठीक है, देख लेते हैं। इसका आंसर वैसे आपको क्लास में भी बताया गया था, लॉजिकली भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं। 4 है ना, हाँ, ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, यहाँ पर ये पॉइंट है ए, यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, फिक्स, इस जगह का नाम हो गया ए, इस पॉइंट का नाम हो गया बी। यहाँ पर भी चार्ज को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज को फिक्स कर दिया गया। लॉजिकली आंसर देखना चाहते हैं तो देखिए ए और बी पॉइंट को हमें इंक्लूड नहीं करना है। हमें कॉन्सेप्ट याद है, अगर किसी पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी होती है, के क्यू बाई एक्स। हमें बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, आंसर आ जाएगा हमारा। इधर देखिए एक्स की वैल्यू जितनी कम होगी, हम लोग जस्ट ए के जस्ट बगल वाले पॉइंट की बात करते हैं, ए के जस्ट बगल में देखोगे तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइटली हाई होगी। समझ में आ रहा, और चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो जस्ट ए के बगल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। अच्छा, ठीक उसी तरह बी की, अच्छा इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, लेकिन इसकी वजह से काफी ज्यादा है और इसकी वजह से भी पोटेंशियल है पॉजिटिव। जस्ट बी की बगल में बात करेंगे, बी पॉइंट के बगल में, तो बी पॉइंट के जस्ट बगल में इस चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वो काफी ज्यादा होगी, इनफाइनाइटली हाई होगी। समझ में आ रहा, और इसकी वजह से भी पॉजिटिव होगा। लेकिन आप बीच के पॉइंट पे देखिएगा तो बीच का पॉइंट ए से भी ठीक ठाक डिस्टेंस पे है और बी से भी ठीक ठाक डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों की वजह से यहाँ तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, लेकिन ये उतना ज्यादा नहीं होगा जितना बिल्कुल ए के पास में और बी के पास में हमें नजर आ रहा था। तो लॉजिकली अगर हम लोग देखना चाहें तो ए के पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, बी के पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, दोनों पॉजिटिव है, और बीच में हमें समझ में आ रहा है कम है। तो ए टू बी मूव करेंगे तो यहाँ ज्यादा इधर कम है, फिर बढ़ेगा, तो पहले क्या होगा, डिक्रीज होगा, और फिर इस पॉइंट से बी की तरफ बढ़ने लगेंगे तो फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ए से बी जाते हुए पहले डिक्रीज होगी और फिर इंक्रीज होगी। ये समझ में आ रहा है। और अगर इसको आप मैथमेटिकली करना चाहते हैं तो मैथमेटिकली क्या तरीका होगा, जो एक्चुअल मेथड है, मान लीजिए बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए, ये बीच में कोई पॉइंट हो गया पी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू लिखे हैं, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, लेट से ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस x, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ मान लीजिए d था, क्या था, d था, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वैसे आंसर जल्दी ही कर सकते हैं पहले वाले मेथड से। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, के क्यू, इस चार्ज की वजह से, इस प्लस चार्ज और इस प्लस चार्ज की वजह से, इसकी वजह से कितना होगा, के क्यू बाई एक्स, और इसकी वजह से ये सेपरेशन डी माइनस एक्स है, तो प्लस के क्यू अपॉन डी माइनस एक्स। इन दोनों में कॉमन क्या है, के क्यू कॉमन है, क्या टर्म आएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन डी माइनस एक्स। अब यहां पर हमें क्या करना है, आप क्लियरली देख सकते हैं, जो पोटेंशियल है हमारे पास वो क्या है, पोटेंशियल एक्स का फंक्शन है, पोटेंशियल जो है वो क्या है, एक्स का फंक्शन है। तो अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, हमें ये पता करने के लिए, हमें बस ये पता चल जाए ना कि पॉइंट पी पे
या बीच के किसी पॉइंट पे हम लोग ये पता करने वाले हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमा या कहाँ पर मिनिमम होगी उसकी वैल्यू। अगर हमें ये पता चल जाए कि बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो भी हमारे लिए मैक्सिमम है, तो आंसर करना आसान है। और अगर बीच के पॉइंट पे हमें ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम होगी तो भी हमारे लिए आंसर करना आसान है कि ए टू बी मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। समझ में आ रहा? तो हम लोग वही काम करने वाले हैं। अब आपको dv बाई डी एक्स करके, बिकॉज v x का फंक्शन हो गया, हम लोग आसानी से वो पॉइंट निकालेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी और फिर कंफर्म करेंगे फर्दर डिफरेंशिएट करके डबल डिफरेंशिएशन से कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का पॉइंट है। समझ में आ रहा? अब अगर आपको इस तरह के डिफरेंशिएशन में आप कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो ये टर्म कितना के क्यू, एलसीएम कितना हो जाएगा ये एक्स डी माइनस एक्स, ऊपर ये टर्म कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स, एक्स से डिवाइड करेंगे और ये प्लस एक्स। तो हमारे पास क्लियरली देखिए v की वैल्यू कितनी आ जाएगी के क्यू, ऊपर का टर्म हमारे पास क्या रहेगा के क्यू डी डिवाइडेड बाई एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा आप चाहें एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर हमें कुछ नहीं करना है, फर्दर हमें v आ गया, v किसका फंक्शन हो गया, v हमारे पास x का फंक्शन है। तो हमें कर क्या देना है, यहाँ पर हम लोग फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे, dv बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेट करेंगे। dv बाई डी इक्वल टू जीरो इक्वेट कीजिए और यहाँ से क्या कीजिए, वो पॉइंट निकालिए जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है? और फर्दर क्या करेंगे, वो तो आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन आ जाएगी, फर्दर इसका डबल डिफरेंशिएशन करके वो जो पॉइंट आएगा उसकी वैल्यू पुट कीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास में करवा दिया गया है तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। इसको कीजिएगा तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू। इसको सॉल्व कीजिएगा डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी बाई टू, और फर्दर इसको डबल डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू डी बाई टू की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो वाला टर्म कितना, ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ रहा? तो अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो उस पॉइंट पे वो मैक्सिमा मिलता है, मिनिमा मिलता है, वो मिनिमा की पोजीशन हो जाती है। यानी कि x इक्वल टू डी बाई टू जो मिड का पॉइंट होगा वो मिनिमा का पोजीशन होगा। तो a से b बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ज्यादा बीच में मिनिमम हो रही है तो इधर से इधर बढ़ेंगे तो पहले घटेगी और फिर क्या होगी, बढ़ेगी। क्लास में करवा दिया गया इसलिए दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, a small circle is drawn with the center at origin, उसको मानते हुए ड्रॉ किया गया। 4 पॉइंट्स दिए हैं a b c d, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें बताना है द पोटेंशियल इज मिनिमम एट, पोटेंशियल कहां पर मिनिमम होगा। समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे किधर दिया गया है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ये x इक्वल टू जीरो है, बोला गया कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव x डायरेक्शन की जगह पर। अच्छा, इससे a डिस्टेंस पे ये हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। इसमें 4 पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, पॉइंट C एंड पॉइंट D, ये 4 पॉइंट हो गए। कोऑर्डिनेट, इसका रेडियस a है, इसका कोऑर्डिनेट a,0, इसका कोऑर्डिनेट 0,a, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -a,0, और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है 0,-2। तो a b c d किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है और वो मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होती है। इवन कॉन्सेप्ट में यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होती है। इससे अगर सर्टेन एंगल पर जा रहे हो और वो एंगल 0 से 90 के बीच में है तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा किधर डिक्रीज होगी,
अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे। इसके 90 डिग्री पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू में कोई डिक्रीज नहीं होता है, हर जगह बराबर आएगी। और अगर आप किधर मूव करने लगो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक उतने एंगल पर जो एंगल 90 से ज्यादा और 180 के बीच में है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ने लगती है। खैर, तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा सबसे कम कहां पर होने वाली है। तो क्लियरली देखिए यहाँ पर बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, और इधर ही बढ़ने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सबसे मिनिमम कहां पर आएगी, पॉइंट ए पे। समझ में आ रहा है सबको, पॉइंट ए पे क्या होगा, मिनिमम आएगा। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, द पोटेंशियल इज मिनिमम एट पॉइंट ए, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बॉडी चार्ज बाय रबिंग इट इट्स वेट, इसका वेट ऑप्शन दिया हुआ है, बढ़ेगा घटेगा, इस तरह से कुछ है। देखते हैं चार्जिंग के कंडीशन में क्या होता है। मान लीजिए कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लूज करती है। ये बॉडी है, ये बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इससे लूज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये बॉडी ए है, ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इस पे आएंगे। इसका मास थोड़ा सा बढ़ेगा घटेगा, मास स्लाइटली क्या होने वाला है, घटेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहे हैं। भले इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा ही मास होता है लेकिन होता तो है, तो इसका मास क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज होगा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत स्लाइटली। अच्छा, मान लीजिए कोई बॉडी भी है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, गेन करेगी। ये इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगी तो इसका मास क्या होगा, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो जो निगेटिवली चार्ज बॉडी है जिसमें निगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा मास है, तो वो थोड़ा सा मास ही क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो इसका मास क्या होगा, इसका मास स्लाइटली इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, सीधे बोला गया किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो बॉडी को चार्ज करेंगे तो मास बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो बॉडी का मास घटेगा, और बॉडी निगेटिवली चार्ज हो रही है तो बॉडी का मास बढ़ेगा। क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है किस तरह से चार्ज हो रहा है, पॉजिटिवली निगेटिवली, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन हो जाएगा मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल इज। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो सबसे आसानी केस है, नेट फोर्स कितना हो जाता है, ये तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया है, किसी डाइपोल को रखा गया है। तो किसी भी डाइपोल को आप रखोगे, मान लीजिए आपने ये डाइपोल रखा है, ये डाइपोल है, इसका ये कैसा चार्ज, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म है, तो डाइपोल में, डाइपोल का फॉर्मेशन होता है एक निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इसमें फोर्स किधर लग जाएगा, इस तरफ, कितना, Q इंटू ई। इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग जाएगा, इधर Q इंटू ई। निगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है सबका। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमेशा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा कितना होता है, 0। टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा इज ऑलवेज 0, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमारे पास, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। एक चार्ज है यहाँ पर Q, इसके अगल बगल ये 3 पॉइंट ड्रॉ किए गए हैं जो इससे क्या है, बराबर दूरी पे है। ये सर्कुलर पाथ बनाते हुए ये पॉइंट्स ड्रॉ किया गया, पॉइंट है ए बी सी, पॉइंट है ए बी सी। और किसी चार्ज को एक अलग से बाहर में पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट पी से क्या कर रहे हैं उसको हम लोग, एक पॉइंट चार्ज को, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी से ए पे ला रहे हैं, पॉइंट पी से कहां पर लेके आए, यहाँ पर कोई भी चार्ज मान लेता हूं मैं क्यू नॉट चार्ज को ए पे लेके आइए, क्यू नॉट चार्ज को बी पे लेके आए, और फिर क्यू नॉट चार्ज को पाथ से मतलब नहीं है, कैसे भी करके सी पे लेके आए।
तो हमें पता है, यहाँ पर देखिए, अगर ए पे लेके आएंगे किसी भी चार्ज को, तो ए पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगर ये चार्ज क्यू नॉट है तो ए पे आएगा, ए का पोटेंशियल की बात करें हमारे पास, अच्छा ये ए पे पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप देखिए, ये और ये तीनों बराबर दूरी पे हैं, तो ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल क्या बराबर होगा? ए का पोटेंशियल कितना, ये डिस्टेंस अगर मैं x लिख रहा हूं तो ये भी x, ये भी x, तो कितना के क्यू बाई एक्स। बी का भी पोटेंशियल इतना ही होगा, सी का भी पोटेंशियल इतना ही होगा। तो किसी पॉइंट चार्ज को ए पे लेके आओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट इंटू वी ए हो जाएगी, बी पे लेके आएंगे तो क्यू नॉट इंटू वी बी हो जाएगी, और इस क्यू नॉट चार्ज को सी पॉइंट पे लेके आ जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट इंटू वी सी हो जाएगी। समझ में आ रहा? और हर केस में क्या आएगा? ये टर्म बराबर होगा। कोई डाउट किसी को? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है कि ए पे ला रहे हैं तो डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू सी सब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ पॉइंट चार्ज Q is rotated along a circle of electric field generated by another point charge Q. The work done by the electric field on the rotating charge in one complete revolution is, कितना हो जाएगा? इधर देखिए, पॉइंट चार्ज के फील्ड में, किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड में किसी चार्ज को क्या किया गया? रोटेट किया जा रहा है, यही दिया है ना क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज Q is rotated along a circle in an field generated by another point charge Q. कोई एक पॉइंट चार्ज Q है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। अब बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी हो, हमें पता है, अच्छा ये फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, उससे मतलब नहीं है। ये बोला गया एक किसी चार्ज Q को यहां से लेके चले और वापस यहीं पे घुमा के लेके आ रहे हैं, पाथ नहीं दिया हुआ है, कैसे भी जैसे भी घुमाते हुए यहीं पे लेके चले आए। तो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं बोल रहा हूं ए। जब ये चार्ज Q पॉइंट ए पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? इनिशियली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसकी Q इंटू वी ए। अच्छा इसको अलग अलग पाथ से घुमा के कहीं पे भी लेके आ जाइए, वापस जब यहाँ पर लेके आ जाएंगे, बिकॉज ये फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो अब जब इस चार्ज पार्टिकल को और आप घुमा के यहीं पे लेके आ जाओगे तो टोटल वर्क डन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। पहले जितनी एनर्जी थी बाद में भी उतनी ही एनर्जी रहेगी। फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q इंटू वी ए, बिकॉज फाइनली इसकी यही पोजीशन है। तो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, मतलब कोई वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव 1। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना, इसमें क्या होगा? द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये सही है, इसलिए कि आप देखिए जितने भी चार्ज है इसके बाहर कुछ नहीं है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है चार्ज के बारे में? अगर कोई इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब उसमें से बाहर से अंदर कोई चार्ज नहीं आ रहा, अंदर से कोई चार्ज बाहर नहीं जा रहा, तो सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। हाँ वो अलग बात है कि आपस में अंदर में जो इनके पार्टिकल होंगे उनमें चार्ज का ट्रांसफर रहेगा। तो यूनिवर्स का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जितने पॉजिटिव जितने निगेटिव हैं सब मिला के कांस्टेंट। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है इसमें? द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ऑप्शन बी, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। कैसे? आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यूनिवर्स में तो सारी चीजें इसी के अंदर है, मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूं। मान लीजिए ये दो बॉडी थी, ठीक है, जितने और सबका हम सिनारियो मान रहे हैं कि सब पे चार्ज सिमिलर थे। ये दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट की, टकराई। पहले ही इनमें न्यूट्रल थी, मतलब नेट चार्ज इन पे कितना था? जीरो था। टकराने के बाद मान लीजिए ए पे कैसा चार्ज आ गया? बाय रबिंग या किसी भी से ए पे पॉजिटिव चार्ज और बी पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा ना। दोनों अगर आपस में टकरा रही हैं तो फ्रिक्शन की वजह से
एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, एक निगेटिवली चार्ज। तो जितना भी पहले इसका पॉजिटिव चार्ज था, क्या वो बढ़ गया है, और निगेटिव चार्ज की वैल्यू भी चेंज हो गई है। समझ में आ रहा? पहले जितने पार्टिकल थे यूनिवर्स में, सबकी सिचुएशन में सेम रख रहा हूं, बस दो पार्टिकल को मैंने उठाया, दोनों न्यूट्रल थे शुरू में, रबिंग की वजह से, आपस में टकराने की वजह से एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक निगेटिवली चार्ज हो गया है। अब देखिए टोटल चार्ज में पॉजिटिव चार्ज में चेंज आ गया, निगेटिव में चेंज आ गया, लेकिन ओवरऑल में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले जितना रहेगा अभी भी उतना ही रहेगा, बिकॉज इनका नेट इफेक्ट कितना होने वाला है, 0। तो पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा यूनिवर्स का, निगेटिव चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन टोटल चार्ज यूनिवर्स का नेट चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, सही नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी सही नहीं है। आप क्लियरली देख लीजिए, पहले जितने चार्ज पार्टिकल थे उसमें ए को मैंने क्या माना था, ए और बी न्यूट्रल थे। अब देखिए ये आपस में रब करने की वजह से ए पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल भी क्या हो गए, चेंज हो गए। ए जो पहले न्यूट्रल था अब पॉजिटिवली चार्ज है, बी जो पहले न्यूट्रल था वो अब निगेटिवली चार्ज है। तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उनकी संख्या भी फिक्स्ड नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन ही सही है। तो ऑब्जेक्टिव सेकंड का पहला आंसर हो जाएगा, पहले का फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा, पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट in an electric field. The electric field at a nearby point will increase if charge is positive, will decrease if charge is negative, may increase if charge is positive, may decrease if charge is negative. इसको देख लीजिए, थोड़ा समझते हैं। कहीं पे भी अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं दिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया। मान लीजिए ये कोई भी जोन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, ऐसे मैंने मान लिया। आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जैसे मानना है मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पॉइंट है पी, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं एक सिंगल पॉइंट ही ले रहा हूँ, आपको समझना और आसान होगा। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, ठीक। इसके नजदीक में, इसके नजदीक में एक पॉइंट चार्ज लेके आ गए, कोई प्लस क्यू माइनस क्यू जैसे भी मन करे ले लो। अच्छा, अगर ये प्लस क्यू चार्ज, मैं अलग अलग जगह पर रखूंगा इसको, अगर ये प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा गया है, इधर देखिए, तो क्लियरली देखिए इस पॉइंट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से पॉइंट पी पे किधर होगा, अगर ये बिल्कुल इसकी लाइन में पहले रखा गया होगा, पी पॉइंट के पहले, तो ये किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा? समझ में आ रहा? अच्छा, ये पॉइंट पी, अगर ये पॉइंट क्यू चार्ज जो है पी पॉइंट के आगे यहां पर लाके रख दे, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में होगी, हर रेस्टोरेंट में। इस बार पॉइंट पी के, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इस तरफ, और पॉइंट पी के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वाइज कम हो जाएगी। और जगह भी कम हो सकती है। ये दो स्पेशल सिचुएशन थे, 0 और 180 डिग्री वाले। पॉइंट पी पे जो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड आ रहा था वो ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। बाकी अब अगर अगल बगल के किसी पॉइंट पे इस क्यू चार्ज को रखते हो, लेट्स से प्लस चार्ज रखा मैंने, तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड किधर होने वाली है, इस तरफ। समझ में आ रहा? तो इस जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये, इन दोनों के बीच का एंगल 90 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो भी हमारे पास यहाँ फील्ड की वैल्यू पहले से क्या हो जाने वाली है, कम हो जाने वाली है। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, दूसरी बात करें हम लोग, अगर ये निगेटिव चार्ज भी होता तो भी सिचुएशन उसी तरीके की होने वाली है। निगेटिव चार्ज थोड़ा डिफरेंट चलेगा, निगेटिव चार्ज इसके बगल में रख दो तो इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, फील्ड की वैल्यू को क्या कर देगा, घटा देगा। और इसके आगे रख दो इस साइड में निगेटिव चार्ज, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ही होगी। तो पॉइंट पी की फील्ड पे, फील्ड का डायरेक्शन इधर था, इस निगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर ही हो जाएगा। क्या फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि चार्ज पॉजिटिव हो निगेटिव हो, इसके अगल बगल किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट के नजदीक में उसको ला के रखेंगे, जगह मेंशन नहीं किया जा रहा है कि कहां पर रख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। समझ में आ रहा? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर था 2। तो ऑप्शन है पहला है विल इंक्रीज इफ चार्ज इज पॉजिटिव। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हम लोगों ने क्या देखा, चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड की वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। दूसरा ऑप्शन है विल डिक्रीज इफ चार्ज इज नेगेटिव, ये भी गलत है।
निगेटिव चार्ज से भी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो सकती थी, पॉइंट पी पे बढ़ सकती थी, घट सकती थी। ऑप्शन सी, मे इंक्रीज इफ चार्ज इज पॉजिटिव, मे डिक्रीज इफ चार्ज इज नेगेटिव। बिल्कुल ये सही हो सकते हैं, ये दोनों पॉइंट सही हैं। तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव सेकंड का जो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर ई एंड वी रेस्पेक्टिवली। पहला ऑप्शन है इफ ई इक्वल टू जीरो भी मस्ट बी जीरो। अब इसमें चारों ऑप्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, एक एग्जांपल से समझा देता हूं, बाकी आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं दो चार्ज ले रहा हूं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। पहला ऑप्शन क्या बोला गया है, पहला ऑप्शन बोला गया है इसमें इफ ई इक्वल टू जीरो भी मस्ट बी जीरो। ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज। इसके मिड में अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पूछूं बिल्कुल मिड में, तो क्या जीरो आएगा? इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, और बिल्कुल मिड में है तो दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होगी हमारे पास। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियरली जीरो नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी वजह से भी पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से भी पॉजिटिव होगा। तो अगर E जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि V की वैल्यू भी जीरो होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन, इफ V इक्वल टू जीरो E मस्ट बी जीरो। ये मस्ट वाले वर्ड से ना आपको इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर मोर देन वन होता है ना, ध्यान देना जरूरी होता है। देख लीजिए, अगर एक चार्ज, मैं दोनों ऑप्शन ही बना दे रहा हूं, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, मिड पॉइंट में, बिल्कुल मिड में अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो क्या जीरो हो जाएगा? इस प्लस की वजह से जितना यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से उतना ही निगेटिव पोटेंशियल होगा, और नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बिल्कुल मिड पॉइंट पे जीरो। लेकिन आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कीजिए, वो जीरो नहीं है। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से किधर होगा? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे इधर होगा, और इस निगेटिव चार्ज की वजह से किधर होगा? ये भी इधर ही होगा। तो ई की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं है, और वी की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो तो फील्ड भी जीरो होगा, और फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी है इफ ई इक्वल टू जीरो भी कैन नॉट बी जीरो। इफ ई इक्वल टू जीरो, आप क्लियरली देखिए, बोल रहा है कि अगर ई जीरो है, ई जीरो है तो भी जीरो नहीं होगा। बिल्कुल ये चीजें हो सकती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ई अगर जीरो है तो वहां पर भी हमारे पास क्या होगा? भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस ऑप्शन देखिए, किसी को डाउट है इसमें? ऑप्शन सी, इफ ई इक्वल टू, अच्छा सॉरी उल्टा ऑप्शन मैंने पढ़ लिया। इफ ई नॉट इक्वल टू जीरो, ऑप्शन थ्री है इफ ई नॉट इक्वल टू जीरो वी कैन नॉट बी जीरो। यही है ऑप्शन ना, वी कैन नॉट बी जीरो। ई नॉट, आप देख सकते हैं ई नॉट इक्वल टू जीरो, और वी की वैल्यू वो बोल रहा है कैन नॉट बी जीरो, जबकि हम लोग इस ऑप्शन से देख सकते हैं वी क्या है? जीरो है ही। तो ऑप्शन सी भी सही नहीं है। ऑप्शन डी क्या है? इफ v इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ v इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस एग्जांपल से भी आपको दिख जाएगा e कैन नॉट बी जीरो। ऑप्शन बोल रहा है, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर भी जीरो नहीं है, फिर भी e की वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पे जीरो है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आंसर क्या लिख देंगे? कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो नन ऑफ दिस लिख देंगे। नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, नन ऑप्शन लिख दिया जाए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? बाकी आपको एक और चीज मैं बता देता रहा हूँ जिससे आपको याद रहता है। आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीजें पढ़ाई गई है। ए क्या होता है? डीवी बाई डी एक्स, सॉरी डीवी बाई डी टी। तो वहां देखते थे वेलोसिटी जीरो हो तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कराए गए हैं, उस कॉन्सेप्ट से भी इसको आप समझ सकते हैं। और क्यों बोल रहा हूँ समझने के लिए, आप क्लियरली देख सकते हैं ई की वैल्यू क्या होती है? माइनस डीवी बाई डी एक्स। बिल्कुल उसी एनालॉजी से इसको भी समझ सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? ग्राफ से नहीं बताना है ना, ग्राफ से बताना होगा वो भी आप देख सकते हैं। ऐसा कोई भी ग्राफ बना लीजिए, ये वी और ये एक्स का ग्राफ है, मान लीजिए ये वी एक्स ग्राफ है। क्लियरली आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे भी की वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन डीवी बाई डी एक्स क्या है? वी एक्स ग्राफ का स्लोप जीरो है, और वी एक्स ग्राफ के स्लोप का निगेटिव क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे बात करें, आप क्लियरली देख सकते हैं वी नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन ई जो माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है, तो यहाँ डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो है। बिकॉज डीवी बाई डी एक्स क्या देगा? वेलोसिटी, पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास स्लोप
जो Vx का स्लोप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देता है मैग्नीट्यूड वाइज, उसमें निगेटिव लगा दो तो एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। समझ में आ रहा है ये सबको? उस तरह से दूसरा ऑप्शन भी उसका चेक कर सकते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, if electric potential decreases uniformly from 120 volt to 80 volt as on move on x axis from x equal to -1 centimeter to x equal to +1 centimeter, the electric field at the origin is। हमसे बोला जा रहा है कि x डायरेक्शन में हम लोग अगर बढ़ रहे हैं, ये हो गया x इक्वल टू 0, ये ओरिजिन हो गया, ये x इक्वल टू -1 सेंटीमीटर और ये x इक्वल टू +1 सेंटीमीटर। हम लोग यहां से इधर अगर बढ़ रहे हैं, यहां पर का पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, 120 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ है x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का 80 वोल्ट। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि हम लोग x इक्वल टू -1 सेंटीमीटर से x इक्वल टू 80 सेंटीमीटर की तरफ इधर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है। अच्छा, जिधर जाने पे पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है। समझ में आ रहा? जरूरी नहीं है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इधर जाएंगे ना, ऐसे आप मूव करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से एक एंगल पर, वो एंगल अगर एक्यूट एंगल पर मूव करेंगे तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, और फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटती है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होती है, और सर्टेन एंगल पर मूव करेंगे, वो एंगल कितना होना चाहिए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज नहीं। 90 पे तो कोई चेंज ही नहीं होता है, ऑब्ट्यूज में बढ़ जाती है। तो क्लियरली यहाँ देखिए, इधर से इधर जाने पे घट रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है। समझ में आ रहा? तो हमें अगर इस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालना है, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इस डायरेक्शन का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकाल सकते हैं, कितना होगा। तो इस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये तो वोल्ट में है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। समझ में आ रहा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने पे हमारे पास फील्ड की हमारे पास ये स्ट्रेंथ है। अब हमें पूछा गया है कि x इक्वल टू 0 पे, ये फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई, x इक्वल टू 0 पे ऑप्शन दिया हुआ है, the electric field at the origin must be equal to 20 volt per centimeter, may be equal to 20 volt per centimeter, may be greater than 20 volt per centimeter, may be less than 20 volt per centimeter। इधर देखिए, अगर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो यहाँ की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ही होगी, तब तो वैल्यू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो सकती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहा, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहा और हम लोग इधर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला जो हमें 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर निकला है, ये क्या है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। ये जो निकला हमारे पास, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे इधर होगी, तो हम लोगों ने जो ये वैल्यू निकाली है, ये क्या निकला है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। तो ऑब्वियसली ये वाला 20 निकला है, तो ये 20 से ज्यादा ही होगा। तो ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, उसकी स्ट्रेंथ जो होगी, वो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो सकती है, या इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा? उसके बराबर होगा कब, अगर ये फील्ड का डायरेक्शन होगा, और अगर ये फील्ड का डायरेक्शन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा ही रहेगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकते हैं, मे बी लेस देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी एंड सी। किसी को इसमें कोई डाउट, बी एंड सी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी चीजें, ये वैसे भी आपको पहले भी बताया जा चुका है।
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ये रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल, ये क्या होते हैं, ये रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये काफी आसान क्वेश्चन है, 5 का ऑप्शन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट नहीं, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी को दिक्कत नहीं है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, अगला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, या चेंज इन पोटेंशियल, ये रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको एक्सप्लेन भी करना है क्या, जल्दी से इधर देख लीजिए कुछ इसमें, और ये तो वर्क और एनर्जी में भी पड़े हो। जैसे मान लीजिए किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहां पर लेके आ रहा है किसी पॉइंट पे, या फिर कोई स्फीयर ही है, स्फीयर पे चार्ज क्यू यहां से यहां लेके आया, इसका रेडियस आर है, तो इसका पोटेंशियल पढ़ाया गया है ना कितना, के क्यू बाई आर। इसका पोटेंशियल के क्यू बाई आर तब होता है जब यहाँ का पोटेंशियल, इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना लें, 0। अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, ये 0 है तब ये इतना, अगर ये 10 होगा तो ये 10 प्लस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है ना। अगर इसका पोटेंशियल 10 लोगे तो यहाँ का सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर प्लस 10। तो किसी पॉइंट का हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन दो पॉइंट के बीच का जो हमारे पास डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। बहुत बार क्वेश्चन हुए हैं ये, ठीक है, नोट्स देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सब। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। फिर उसके बाद ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले में एक्सप्लेन किया गया है ढंग से। इधर देखिए, अगर एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ये हर डायरेक्शन में होगी, इधर भी हर तरफ आउटवर्ड, समझ में आ रहा, चारों तरफ। अगर इसमें किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखें हम लोग, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने जैसे यहाँ पर ऐसे रख दिया, इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसके अलोंग अगर आपने रख दिया, मतलब ये चार्ज इसका माइनस क्यू और ये कौन सा प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन है। क्लियरली आप देख सकते हैं इस पे फोर्स तो लगेगा, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म है, इधर बढ़ेंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ घटेगी, तो नेट फोर्स तो लगेगा, लेकिन नेट टॉर्क नहीं लगने वाला है। जो फोर्स लगने वाला है इस निगेटिव चार्ज पे इधर लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगेगा। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इधर वाला फोर्स ज्यादा है, और ये वाला फोर्स क्या है, कम है, तो फोर्स की वैल्यू लगेगी, इधर की तरफ लगेगा इस सिचुएशन में, लेकिन नेट टॉर्क नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर ये कोई रॉड है, इधर फोर्स इधर फोर्स, ये फोर्स F1 ये फोर्स F2, F1 ज्यादा है F2 कम है, तो ये इधर चलेगा, घूमेगा नहीं, बिकॉज दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन सेम ही है, दोनों एक ही लाइन में है, तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है। और वैसे भी देख लीजिए, डाइपोल फील्ड के अलोंग हमने यहाँ पर इस केस में रखा है, तो इस केस में वैसे भी टॉर्क नहीं लगेगा। तो एक चीज तो हमें दिख रही है कि अगर किसी डाइपोल को हम लोग क्या करें, पॉइंट चार्ज की फील्ड में रख दिया जाए, तो डाइपोल पे नेट फोर्स लगेगा, नेट टॉर्क इस सिचुएशन में नहीं लगेगा। लेकिन यही डाइपोल अगर ऐसे रखा गया होता, मान लीजिए ऐसे रख दिए डाइपोल को, ये इसका नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, तो क्लियरली देख लीजिए आप, इस पॉइंट पे फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर, इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर। क्लियरली इस बार टॉर्क भी लगेगा, और इस दोनों पॉइंट पे, बिकॉज ये डाइपोल है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे, तो पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस बार नेट फोर्स भी लगेगा और नेट टॉर्क भी लगेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें रख दिया जाए, जोन में रख दिया जाए, तो उस पे फोर्स हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो लगेगा, लेकिन टॉर्क की वैल्यू जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर किसी भी रीजन में वहां पर अगर फील्ड की लाइन के अलोंग ही अगर डाइपोल को रख देंगे, तब टॉर्क नहीं लगेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको दिया हुआ है द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो, नहीं ये जीरो नहीं होगा। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो, हाँ डाइपोल पे नेट इलेक्ट्रिक नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो नहीं होगा। द नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू फील्ड मस्ट बी जीरो, मस्ट बी बोल रहा है, नहीं होगा,
मे बी यहाँ हो सकता है, इस सिचुएशन में नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी है द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू फील्ड मे बी जीरो। हाँ ये ऑप्शन सही है, मे बी जीरो हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। किसी को डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो आसान क्वेश्चन है, आराम से इसकी क्वेश्चन सब लोग कर सकते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हो आप। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक प्रोटॉन को रख रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को रख रहा है, ये सिचुएशन है। तो हमें पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में। और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? Q इंटू ई। तो प्रोटॉन पे फोर्स कितना लगेगा? E इंटू ई, स्मॉल ई चार्ज हो गया, और ये एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इस पे भी E इंटू ई। दोनों पे फोर्स बराबर लगेंगे, लेकिन हमें पता है प्रोटॉन का मास स्लाइटली ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। स्लाइटली क्या, ठीक ठाक ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। तो दोनों मास पे फोर्स तो बराबर लग रहा है, लेकिन इसका मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का हमारे पास मास कम है तो इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा इसमें से। पहला ऑप्शन दिया है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। हाँ दोनों पे जो हमारे पास फोर्स, नहीं फोर्स इक्वल नहीं होंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इस पे फोर्स इधर लग रहा है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल। तो ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन बी सही है। ये फोर्स इक्वल नहीं है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहले पे प्रोटॉन पे इधर लग रहा है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे इधर लग रहा है, तो फोर्सेस बराबर नहीं है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन सी द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, मासेस अलग अलग हैं और डायरेक्शन भी अलग अलग है। ऑप्शन डी मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, ये भी सही नहीं है। इसका मास कम है, फोर्स बराबर लग रहे हैं, तो जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें the electric field in a region is directed outward and is proportional to the distance r from the origin, taking the electric potential at the origin to be zero. पहला ऑप्शन दिया हुआ है it is uniform in the region, it is proportional to r, it is proportional to r square, it is increases as one goes away from the origin. ये हमें बताना है, किसकी वैल्यू बतानी है इसमें हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में दिया हुआ है और पोटेंशियल का हिसाब किताब पूछा जा रहा है। इधर देखिए, ओरिजिन को क्या लेना है? ओरिजिन का पोटेंशियल जीरो, और ये बोला जा रहा है हमारे पास, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से ये है x इक्वल टू जीरो, ओरिजिन से r डिस्टेंस पे अगर बात करें तो फील्ड का डायरेक्शन कैसे है? आउटवर्ड है। फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, ये दिया हुआ डायरेक्टेड आउटवर्ड proportional to distance r from the origin, taking the electric potential at origin to be zero। अच्छा एक चीज देखिए, अगर इधर हमारे पास है तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। तो इधर जाने पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू घटने वाली ही है। समझ में आ रहा? यहाँ का कितना लिख रहे हैं? जीरो। तो इधर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होने वाली है। समझ में आ रहा? ओरिजिन को ही जीरो ले लिया गया और फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो घटता है। खैर ये आंसर हमें नहीं बताना, हमसे बोला गया कि आर डिस्टेंस पे, पहले मैग्नीट्यूड से ही बात कर ले रहा हूँ, आर डिस्टेंस पे जो फील्ड की वैल्यू है, आर डिस्टेंस पे वो किसके प्रोपोर्शनल है? इज प्रोपोर्शनल टू आर दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो ई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और हमें बताना है पोटेंशियल की वैल्यू का रिलेशन क्या होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज ही पहले देख लीजिए रिलेशन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? dv बाई dx, और r लिखे हो तो यहाँ पर x अगर लिखे हो, ये r है तो ये भी r लिखना होगा। dv बाई dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। समझ में आ रहा? प्रॉपर उसके साथ लिखना चाहते हो तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस dv बाई dr। ये टर्म कितना हो जाएगा? ये dv, r को इधर भेज लीजिए, हटेगा तो कांस्टेंट भी आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r dr। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को क्या बोल दीजिए? c। दोनों तरफ क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है।
इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन डीवी, ये सी बाहर होगा, इंटीग्रेशन आर डी आर। आपको क्या पता है, एट आर इक्वल टू जीरो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जीरो। एट एनी आर पोटेंशियल की वैल्यू वी, और इस मुझे यही रिलेशन बताना है। आराम से इसका आंसर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना, वी, एक बार अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ये माइनस इधर लगा हुआ है, ये वैल्यू कितनी, सी आर स्क्वायर बाई टू, ये आर और जीरो। समझ में आ रहा, किसके प्रोपोर्शनल आ जाने वाला है, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो माइनस बी माइनस जीरो, और ये टर्म कितना, सी आर स्क्वायर बाई टू। तो v इक्वल टू माइनस सी आर स्क्वायर बाई टू। पोटेंशियल तो निगेटिव होना ही था, वो क्लियरली आपको दिख रहा था, यहाँ जीरो है, फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो घटेगा ही घटेगा। और भी प्रोपोर्शनलिटी के साथ देखिए तो किसके प्रोपोर्शन में है, आर स्क्वायर के। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ऑप्शन डी होगा, नहीं होगा, इट इंक्रीजेज एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ऑब्वियसली हमारे पास क्या होने वाला है, क्योंकि इधर ही फील्ड का डायरेक्शन था, तो इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और ऑप्शन में दिया हुआ है बढ़ेगी, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, केवल ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया HCV का ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 चैप्टर 29 का। नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर 30 का देख लेंगे। ठीक है।